हेलो दोस्तों वे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 संबंध तथा फलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। चाहे वो नेक्स्ट ईयर आने वाला एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 हो या फिर इसी ईयर 2024 के अगस्त या सितंबर माह में संपन्न कराई जाने वाली कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे कि चैप्टर 1 में किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न आगे पूछे जाने हैं। बहुत ही खास यह वीडियो रहने वाला है। चैप्टर 1 संबंध तथा फलन हर वर्ष परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में आपको 6 से 7 नंबर और कभी कभी 8 नंबर का भी पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर होने के कारण जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें भरपूर मात्रा में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका टीचर रोहित धीमान और शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है। हमें दो सेट दे रखे हैं। एक सेट दिया है ABC और दूसरा दिया है 2, 3, 4 और हमें कहा है A से B तक फलन कौन सा होगा। तो फलन सबसे पहले आपने कक्षा 11 में पढ़ा था और कक्षा 11 में आपने कुछ इस तरीके से फलन पढ़ा था। मैं आपके याद कराता हूँ। देखो, जैसे यहाँ हमारे पास दो सेट हैं। कौन कौन से सेट हैं? एक A सेट है जिसमें A, B, C जैसे एलिमेंट हैं और दूसरा सेट हमारे पास B है जिसमें 2, 3, 4 जैसे एलिमेंट हैं। करेक्ट। अब हमें फलन की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या देखना होता है कि इधर जो हमारा ये डोमेन है, डोमेन, और इधर क्या कहलाता है, ये कोडोमेन कहलाता है। डोमेन का कोई भी अवयव ऐसा न हो जिससे दो तीर के चिन्ह निकलकर इधर कोडोमेन में गए हों। अर्थात अगर मैं यहाँ पर ऐसे तीर के चिन्ह लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि ये केवल संबंध हो गया, ये फलन नहीं होगा। फलन होने के लिए आवश्यक चीज क्या है कि डोमेन के एक अवयव की कोडोमेन में एक अद्वितीय इमेज होनी चाहिए, यानी एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है। तो जहां भी हम जिस भी सेट में A को इसके एक से अधिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड पाएंगे उसको हम फलन नहीं बोलेंगे। तो जैसे हमारा ऑप्शन A है, ऑप्शन A में A 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, तो इसलिए ये हमारा सही जवाब नहीं है। ऑप्शन सेकंड में A 3 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, ये भी हमारा सही जवाब नहीं है। ऑप्शन 3 में A 3 के साथ आया, B 2 के साथ आया, C 3 के साथ आया। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में एक अलग इमेज है, इसलिए यही एक इसमें फलन है और इसको ही हम कह देंगे कि ये हमारा सही उत्तर है। तो हमारा सही उत्तर होता है थर्ड। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहा गया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में R इक्वल्स टू AB सच दैट A इज लेस देन B² द्वारा परिभाषित संबंध। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 में से कौन सा ठीक होगा इसका पता लगाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर सेट दिया हुआ है R, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये हमें दिया गया है प्यारे दोस्तों। और एक हमें रिलेशन दिया गया है जिसमें AB जैसे क्रमित युग्म है सच दैट A इज लेस देन इक्वल्स टू B² है। ओके, देखो सबसे पहले हम जांच करते हैं इसकी स्वतुल्यता की। जब हमें जांच करनी हो तब हम संख्याओं के उदाहरण लेते हैं और जब हमें सिद्ध करना हो कि ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है तब हम मैथमेटिकल डेफिनेशंस का यूज करते हैं। यहाँ पर हमें जांच करनी है।
इसलिए हम इस सेट R के किसी भी एक अवयव का यहाँ पर लेकर चलेंगे और उसका उसी के साथ में रिलेशन बनाएंगे और उसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेरीफाई कराएंगे। अगर डेफिनेशन वेरीफाई हो जाती है तो हम कह देंगे स्वतुल्य है, अन्यथा नहीं। तो वास्तविक संख्याओं में से कोई भी एक वास्तविक संख्या ले ली मैंने 1/2, ये वास्तविक संख्या है। अब मैंने 1/2 का क्रमित युग्म 1/2 के साथ बनाया और इसको कह दिया कि ये रिलेशन R में है। अगर ये रिलेशन R में है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन यानी इस संबंध की परिभाषा के अनुसार पहला वाला एलिमेंट 1/2 लेस देन इक्वल्स टू होगा दूसरे वाले एलिमेंट के स्क्वायर के। ठीक है, implies that 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/4। लेकिन अब आप मुझे बताएं, क्या 1/4 क्या 1/2 1/4 से छोटा होता है? नहीं होता ना। क्या 1/2 1/4 के बराबर होता है? नहीं होता ना, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है और 1/4 छोटा होता है। ये आधा है, ये 1/4 है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु 1/2 नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/4 implies that 1/2 जैसा क्रमित युग्म रिलेशन R में नहीं जा सकता। रिलेशन R में नहीं जा सकता तो हम कहेंगे कि यहाँ R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। वैसे ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप इसको रफली भी कर सकते हैं, लेकिन बाई चांस ये क्वेश्चन आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में न देकर 5 नंबर का पूछ लिया जाए थियोरिटिकल में, तब इसको कैसे करेंगे उसको भी मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पर स्वतुल्यता की जांच कर ली हमने। अब इसकी सममितता के लिए देखें। सममितता, इसके लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं। मैंने ये 2 एलिमेंट ले लिए हैं 1/2 और 2, ये दोनों इस रिलेशन R के हैं। अब हम इन दोनों का क्रमित युग्म इस रिलेशन R में मानकर चलते हैं। 1/2 और 2 जैसा क्रमित युग्म इस रिलेशन R में है। अगर ये दोनों संख्याओं का क्रमित युग्म रिलेशन R में है तो ये दोनों संख्याएं इस परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ फिट बैठ जानी चाहिए। इस तरह से हमें संख्याएं उठानी हैं। तो यहाँ 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर और 1/2 तो लेस होता है ना 4 से, है ना। तो ये तो बात सच हो गई। इसका मतलब हमने संख्याओं का जो क्रमित युग्म लिया है वो एकदम प्रॉपर है। अब अगर हम इनके क्रम को बदल दें, ठीक है, अब यदि क्रम को बदलकर हम इसको 2 और 1/2 लिखते हैं, अगर ये रिलेशन R में बिलोंग्स करता है तो इसका मतलब होगा 2 लेस देन इक्वल होगा 1/2 के स्क्वायर से, या हम कह सकते हैं कि 2 लेस देन इक्वल्स टू होगा 1/4 से। लेकिन क्या 2 1/4 से छोटा होता है? नहीं होता ना। क्या 2 1/4 के बराबर होता है? नहीं होता। तो हम कहेंगे परंतु 2 लेस देन इक्वल नहीं होता है 1/4 के, इम्प्लाइज दैट 2 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R। और जब ऐसा है तो हम कहेंगे कि यह सममित नहीं है। अब हम इसकी संक्रामकता को देखते हैं। संक्रामकता के लिए मैं यहां पर 3 एलिमेंट ले लेता हूं। संक्रामकता, हम किन्हीं भी एलिमेंट्स को ले सकते हैं। A B C 3 एलिमेंट लेने होते हैं। A के स्थान पर मैंने 100 ले लिया, B के स्थान पर मैंने 11 ले लिया और C के स्थान पर मैंने 5 ले लिया है। ठीक है, अब हम इनके बारी बारी से क्रमित युग्म बनाएंगे। 100 और 11 का क्रमित युग्म तथा 11 और 5 का क्रमित युग्म रिलेशन R में बिलोंग्स करता है। करता भी है या नहीं, इसकी जो वेरिफिकेशन है इसका वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करना है। अब
इस संबंध की परिभाषा कहती है कि अगर यहाँ एक क्रमित युग्म है तो क्रमित युग्म का पहला सदस्य दूसरे सदस्य के वर्ग से छोटा होना चाहिए। तो 11 का वर्ग 121 होता है और 100 तो 121 से छोटा होता है ना, तथा दूसरा आपने जो क्रमित युग्म लिया है वो भी इस डेफिनेशन को फुलफिल करता हो। तो यहाँ जो 11 है वो लेस होता है ना 5 के स्क्वायर से, इसका मतलब हमने संख्याएं प्रॉपर ले ली हैं, क्रमित युग्म प्रॉपर ले लिए हैं। अब हम अगर बीच में से 11 का रोल खत्म करें, अब अगर हम 100 और 5 का क्रमित युग्म बनाए और उसे R में बिलोंग्स करवा दें, कह दें कि वो संबंध R में है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 100 को छोटा होना पड़ेगा 5 के वर्ग से, यानी 100 को छोटा होना पड़ेगा किससे? 25 से। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या 100 25 से छोटा होता है या फिर क्या 100 25 के बराबर होता है? नहीं होता ना। परंतु यहाँ लिखेंगे, परंतु ये 100 नॉट इक्वल्स टू 25 होता है। और जब ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि 100 × 5 नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है। तो भैया ये न तो संमित है, न स्वतुल्य है और न ही संक्रामक। और ऐसा हमें इस सवाल के किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऐसा हमें ऑप्शन 4 में देखने को मिलता है, न स्वतुल्य, न सम्मित और न ही संक्रामक। समझ आ गई बात? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दो सेट दिए हुए हैं, एक दिया है A = 1 2 3 और दूसरा दिया है B = AB। तो A से B तक फलनों की संख्या पूछी है कि कितनी होगी। A से B तक फलनों की संख्या, देखिए A से B तक फलनों की संख्या। A में कितने एलिमेंट हैं बताओगे? A में 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। B में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब जिससे जिसमें जाने को कह रहा है, हमें A से B में जाने को कह रहा है, तो B के अवयवों की संख्या को लिख दीजिए पहले। और किस में से हम आए हैं? तो हम A में से आए हैं B में, तो A के अवयवों की संख्या को इसकी घात बना दीजिए। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो ही अभीष्ट आंसर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि A से B तक फलनों की संख्या बराबर 8 है। समझ गए? और हमारे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q स्टार पर एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। A रिलेटेड टू B यदि A = 1/B, तब Q स्टार पर यह संबंध R। ये पता लगाना है कि किस प्रकार का यह संबंध है। तो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामकता की जांच करनी होगी, उसके बाद ही हम पता लगा पाएंगे। 2024 में जो सेट 324 FA आया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क में। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। हमें यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ है Q स्टार। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, समुच्चय दिया हुआ है हमें Q स्टार। ठीक है, रिलेशन दिया हुआ है A रिलेटेड टू B यदि A = 1/B। या तो आप इसको A = 1/B कह दो, या फिर आप इसे ये कह सकते हैं B को इधर गुणा कराकर AB = 1। दोनों बात है सेम ही। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जांच करते हैं इसकी स्वतुल्यता के लिए। स्वतुल्यता के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए होता है, किसका? दिए गए सेट Q स्टार का। और A का A के साथ रिलेशन होगा यदि
यहाँ देखो ए बी लिया था तो यहाँ ए गुणा ए लिया जाएगा, और ए गुणा ए स्क्वायर होता है, न कि 1 होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था कि इन दोनों की गुणा कराकर 1 आ जाना चाहिए, लेकिन इन दोनों की गुणा कराकर तो भैया ए स्क्वायर आ गया जो कि 1 नहीं है। अतः ए रिलेटेड नहीं है ए के साथ। ए के साथ रिलेटेड न होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब इसकी सममितता की जांच करते हैं। सममितता, इसके लिए 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं। 2 एलिमेंट मैंने ए और बी ले लिए हैं क्यू स्टार के, और मैंने कह दिया कि ए रिलेटेड है बी के साथ। अगर ए रिलेटेड है बी के साथ तो इसका मतलब है कि ए बी इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, या फिर इस ए बी को मैं बी ए कह दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बी ए इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि ये गुणा जो होती है क्रम विनिमय होती है। हम इसके क्रम को बदलकर लिख सकते हैं। तो अगर ए बी इक्वल्स टू 1 था तो ए रिलेटेड टू बी था, अब बी ए इक्वल्स टू 1 हो गया तो बी रिलेटेड टू ए हो गया कि नहीं हो गया। और जब ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं इम्प्लाइज दैट यहाँ पर जो संबंध है वो सममित हो गया, सममित हो गया। ठीक है, ये संबंध सममित है। अब इसकी संक्रामकता के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। संक्रामकता के लिए हमें कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो मैंने वो 3 एलिमेंट ए बी और सी क्रम से ले लिए हैं दिए गए सेट क्यू स्टार के। अब हमें करना क्या है प्यारे दोस्तों, हमें पहले 2 का जोड़ा बनाना है, ए बी तथा बी सी। इनके हमने जोड़े बना लिए और कह दिए कि ये रिलेशन आर में बिलोंग्स करते हैं। अब इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ए बी आर में बिलोंग्स करता है तो ए बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर बी सी आर में बिलोंग्स करता है तो बी सी इक्वल्स टू भी 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से b का वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, या फिर चलिए यही करते हैं, समीकरण 2 से b इक्वल्स टू 1/c समीकरण 1 में रखने पर रखिए। देखो a गुणा b के स्थान पर 1/c इक्वल्स टू 1, या फिर यहाँ ये c इक्वल्स टू a आ जाएगा, या a कहें इक्वल्स टू c आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था कि ए सी की गुणा 1 के बराबर आ जाए, लेकिन a तो डायरेक्टली c के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए सी नॉट इक्वल्स टू 1 है, इम्प्लाइज दैट a रिलेटेड टू c नहीं हो सकता, a नॉट रिलेटेड टू c होगा। और जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध R है ये संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो यह न तो स्वतुल्य हो पाया, सम्मित हो गया, लेकिन संक्रामक नहीं हो पाया। तो अब हमें ऑप्शंस ढूंढने हैं। ऑप्शन कौन से हैं? ऑप्शन हमें नजर आ रहा है सेकंड, सम्मित है किंतु स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड हो गया इसका। समझ गए? क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। एक मैपिंग दी है f सच दैट r टू r, और एक फलन दिया है fx इक्वल्स टू 5x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है कि जब भी मैपिंग f सच दैट r टू r हो, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर मैपिंग दी गई हो आपको, और जो फंक्शन दिया हुआ है fx वो इस तरह का दिया हुआ है कि उसमें x के ऊपर कोई घात नहीं है, ना तो स्क्वायर है, ना पावर 4 है, ना 3 है, ना 5 है, किसी भी प्रकार की कोई घात उसके ऊपर नहीं है, वह रैखिक है। उसके साथ में कोई गुणांक है या फिर प्लस माइनस में कोई संख्या है
तो ऐसे जो फलन होते हैं R2R के लिए वो एकैकी भी होते हैं और आच्छादक भी होते हैं। ये फलन एकैकी भी है और आच्छादक भी है, क्योंकि एकैकी किस लिए है कि इसमें x के प्रत्येक अलग मान के लिए कोडोमेन में अलग से प्रतिबिंब मिलेगा। और आच्छादक किस लिए है, क्योंकि यहाँ जो कोडोमेन है उसका एक भी अवयव ऐसा नहीं बचेगा जिस पर डोमेन का कोई अवयव जाकर संबंधित न हो। तो ऐसे फलन के लिए याद रखना है, मैपिंग याद रखनी है R2R। अगर मैपिंग R2R है और फलन fx इक्वल्स टू 5x या फिर लीनियर दिया हुआ है, इसमें प्लस माइनस भी कुछ हो सकता है, तब यह हमेशा एकैकी भी होता है और आच्छादक भी होता है। तो अगर हम देखें ऑप्शन हमें जो दिए गए हैं, उन ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है आच्छादक है, जी हाँ बिल्कुल है। दूसरा भी देख लो, बहु एकैकी है, नहीं बहु एकैकी नहीं है क्योंकि ये एकैकी हो चुका है। आच्छादक नहीं है, ये तो एकदम गलत जवाब है। और एकैकी नहीं है, ये भी हमारा प्रॉपर जवाब नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट है, F आच्छादक है। तो यहाँ पर जो दिया गया फलन है वो आच्छादक है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 7वां क्वेश्चन है, ये मापांक फलन दिया हुआ है। मापांक फलन के लिए समझो, सबसे पहले मैपिंग पर ध्यान देना होता है। अगर मापांक फलन के लिए मैपिंग R2R हो तो मापांक फलन fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x न तो एकैकी होता है और न आच्छादक होता है। ठीक है, जब मैपिंग R2R हो, यहाँ हमारे क्वेश्चन में मैपिंग कुछ और दी गई है, उसके लिए मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले उसको समझने के लिए इसे समझना बहुत आवश्यक है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रतिचित्रण खींचकर दिखाता हूँ आपको। ये प्रतिचित्रण मैंने खींचा, F से इसको निरूपित कर दिया। ये R2R प्रतिचित्रण है। ठीक है, यहाँ कुछ संख्याएं होंगी जैसे -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इधर कुछ इस तरह की संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो बहुत सारी संख्याएं होंगी, अनंत संख्याएं होंगी, प्लस की भी, माइनस की भी, अंडर रूट वाली भी, अर्थात अपरिमेय भी, परिमेय भी, दशमलव भी, भिन्न भी, सब होती हैं इस रियल नंबर में। ठीक है, अब अगर R2R के लिए मैं देखूं तो यहाँ पर fx इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x एक मापांक फलन दिया हुआ है, और मापांक फलन में कोई भी माइनस का वैल्यू डालो तो ये रिजल्ट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर f-2 रखता हूँ तब ये +2 देगा, f-1 रखता हूँ तब ये +1 देगा, f2 रखता हूँ तब भी ये 2 ही देगा, f1 रखता हूँ तब भी ये 1 ही देगा। तो यहाँ -2 2 से रिलेटेड होगा, -1 1 से रिलेटेड होगा, 0 0 से रिलेटेड होगा, 1 भी 1 से रिलेटेड होगा, 2 भी 2 से रिलेटेड होगा। देखिए, दो एलिमेंट अलग अलग हैं डोमेन के, एक तो -2 और एक +2, लेकिन दोनों की जो इमेज है वो सेम है 2। और ऐसा जब हो जाए तो हम इसे एकैकी नहीं कहेंगे, बहु एकैकी कहेंगे। ठीक है, आच्छादक भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ जो कोडोमेन है उसमें माइनस वाली सारी संख्याएं ऐसी रह जाती हैं जिन पर कोई भी तीर का चिन्ह जाकर नहीं लगता। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस माइनस वाली संख्याओं का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं बन पाता, इसलिए ये आच्छादक नहीं होता। या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो कोडोमेन है यानी इसका जो सह प्रांत है वो इसके परिसर के बराबर नहीं हो पाता, इसलिए ये आच्छादक नहीं होता। बहुत सारे तरीके हैं कहने के, कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, हमारी मैपिंग R2R पॉजिटिव है, यानी सभी शून्येतर वास्तविक संख्याएं, और इन संख्याओं में हमें माइनस वाली संख्याएं नहीं लेनी है। अब आप बताओ, क्या ये बहु एकैकी है? जी हाँ, बहु एकैकी तो बिल्कुल है, अर्थात ये एकैकी तो अब भी नहीं है। लेकिन आच्छादक के लिए बताओ, आच्छादक तो अब यह हो जाएगा क्योंकि माइनस के नंबर छूटते थे, वो ही अब नहीं है R+ हो जाने के कारण। तो ये एकैकी तो नहीं है लेकिन आच्छादक है।
अब ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है एक एकी, तो ये एक एकी बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। बहु एक एकी, जी हाँ बहु एक एकी तो ये है, लेकिन आच्छादक दिया है, क्या ये अनाच्छादक है? ये तो आच्छादक हो गया ना भैया, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं इसको अनाच्छादक बनाती और वही इसमें से हट चुकी हैं, तो अब तो ये आच्छादक है। तो ऑप्शन 3 भी सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि ये बहु एक एकी है और ये हमें ऑप्शन सेकंड में नज़र आ रहा है, इसलिए हम इसका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही टिक करके आएंगे। ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ हमें एक संबंध दिया हुआ है R इक्वल्स टू ए बी जैसे एलिमेंट हैं, सच दैट A इक्वल्स टू है B-2, B ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, समुच्चय n में परिभाषित है, तो सही उत्तर हमें इन चारों में से छांटना है। देखिए कैसे सही उत्तर का चयन करें। ये इस रिलेशन R की सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप है। हम इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना होगा हमें। जैसे ही रोस्टर फॉर्म में बदल देंगे तो हमारे जो ऑप्शंस हैं उनमें से ही कोई एक ऑप्शन हमें मिल जाएगा। देखो B का वैल्यू हमेशा 6 और 6 से बड़ा लेना है, 6 या 6 से बड़ा। तो पहले क्रमित युग्म में मैं इसको 6 ले लेता हूँ। अगर मैंने 6 लिया तो A का वैल्यू कितना आएगा, 6 में से 2 घटेंगे 4 आएगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू मैंने 7 लिया तो 7 में से 2 घटेंगे 5 आएगा। अब देखो जैसे यहाँ 4 6 है, 5 7 है, तो यहाँ 6 8 होगा कि नहीं होगा, यहाँ 7 9 होगा कि नहीं होगा। एक एक नंबर यहाँ बढ़ाते चले जाओ और एक एक नंबर यहाँ बढ़ाते चले जाओ, इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, लेकिन हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें ऑप्शन थर्ड पे ये रखा हुआ मिल गया। ऑप्शन थर्ड में लिखा हुआ है 6 8 जैसा क्रमित युग्म इस रिलेशन R में बिलोंग्स कर रहा है, तो हमारा ये सही आंसर हो गया प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। इसमें कहा गया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध R। इस संबंध को पहले मैं लिख देता हूँ। ये संबंध R दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, AB such that AB belongs to n तथा A इक्वल्स टू B², ये हमें रिलेशन दिया गया है। ठीक है, और हमें ये कहा गया है कि क्या AB belongs to R, BC belongs to R implies that AC also belongs to R सत्य है या नहीं है, पता लगा लेते हैं। अगर AB belongs to R है तो उसका मतलब है A इक्वल्स टू B² होगा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर BC बिलोंग्स टू R है तो उसका मतलब है B इक्वल्स टू C² होगा, दिस इज इक्वेशन सेकंड। होगा कि नहीं, समझते जा रहे हो ना। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो हम यहाँ से B का वैल्यू इस समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 2 से B का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए प्यारे दोस्तों, A इक्वल्स टू B के स्थान पर C² रख देंगे। ठीक है, B के स्थान पर C², और जैसे B का स्क्वायर था वैसे ही C² का स्क्वायर हो जाएगा। A इक्वल्स टू C की पावर 4 हो जाएगा। अरे ये क्या, हमें तो चाहिए था कि AC बिलोंग्स टू R के लिए A इक्वल्स टू C², बट A इक्वल्स टू C² आया नहीं, A इक्वल्स टू C की पावर 4 आ गया। और जब ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे इम्प्लाइज दैट AC नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें दिया गया है ये सत्य नहीं है। कारण पूछ रहा है कि उदाहरण द्वारा पुष्टि करो,
तो सबसे पहले आप लिखेंगे यह सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण में ये बात लिख देंगे जो मैंने आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाई है। ठीक है, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें दो सेट दिए हुए हैं, a इक्वल्स टू 1 to 5 और b इक्वल्स टू 1 4 5। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, b इक्वल्स टू 1 4 and 5। ठीक है, यहाँ पर जो संबंध दिया है वो दिया हुआ है कि r छोटा है का संबंध दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि r से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम r से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात करेंगे। देखो a क्रॉस b, ये जो r है ना, सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये सबसेट होगा a क्रॉस b का। तो r में हमें a क्रॉस b के वे एलिमेंट लेने हैं जो इस डेफिनेशन को, छोटा है को फुलफिल करते हैं। तो हम एक के साथ एक नहीं लेंगे, एक के साथ हम दो लेंगे, ठीक, सॉरी 4 लेंगे। एक के साथ क्या लेंगे हम? 4 लेंगे एक के साथ। फिर एक के साथ हम 5 लेंगे। ओके, एक के साथ हम 4 लेंगे और एक के साथ फिर हम 5 लेंगे। एक के साथ 5 आ गया। फिर एक के साथ 2 के साथ 4 लेंगे, 2 के साथ 4 और 2 के साथ 5। फिर 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5। अब 4 के साथ 4 नहीं ले सकते, केवल 5 को लेना है। 4 के साथ 5 और 5 के साथ 5 को नहीं ले सकते क्योंकि बराबर का संबंध हो जाएगा और हमें छोटा है संबंध के लिए इसको हमें लिखना था। तो ये हम लिख चुके हैं, पहला आंसर तो हमारा ये आ गया है। अब इसको आप ये देख लीजिए कि क्या ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 जैसे एलिमेंट नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं है। यहाँ 1 4 है लेकिन 4 1 कहीं नहीं है, इसलिए ये सममित नहीं है। यहाँ 1 4 है, 4 5 है, 1 5 है, चलेगा। 1 5 है लेकिन 5 वाला कोई आगे जोड़ा नहीं है। 2 4 है, 4 5 है, 2 5 तो यहाँ पर है, 3 4 है, उसके बाद 4 5 है, 3 5 भी यहाँ पर है। तो ये भैया संक्रामक है, ओनली संक्रामक है, ओनली संक्रामक है, न ये सममित है और न ही स्वतुल्य है। ऐसा हम लास्ट में लिख देंगे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 2 सेट दिए हुए हैं। क्वेश्चन 11 में 2 सेट हैं। एक है ए सेट जिसमें एलिमेंट है ए बी सी जैसे, दूसरा है सेट बी जिसमें एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा जैसे। ठीक है, हमसे कहा गया है कि बी से ए तक फलनों की संख्या बताइए। बी से ए तक फलनों की संख्या। देखो बी में कितने एलिमेंट है और ए में कितने एलिमेंट है। सबसे पहले ए में देखिए, क्योंकि हम बी से ए में जा रहे हैं तो ए में एलिमेंट हैं 3 और बी में कितने थे? 3, तो 3 की घात 3, तो यहाँ 27 हो गई कुल फलनों की संख्या। लेकिन अब हमसे ये पूछ रहा है कि एक की आच्छादी फलनों की संख्या बताइए। तो एक की आच्छादी फलनों की संख्या, एक की आच्छादी फलनों की संख्या, एक की आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगी कितनी? देखिए एक की होने के लिए अभी सबसे पहले ए को किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ना होगा।
ए के पास कितनी चॉइसेस हैं? ए के पास 3 चॉइसेस हैं, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। इसके बाद अगर ये किसी एक के साथ जुड़ गया तो बी के पास कितनी चॉइसेस हैं? बी के पास जुड़ने के लिए 2 चॉइसेस हैं, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर इसके बाद सी के पास अगर ये बी किसी के साथ जुड़ गया तो सी के पास केवल 1 चॉइस बचेगी, तो यहाँ 3 दूनी 6 एकम 6, तो एक की आच्छादी फलनों की संख्या हो गई 6। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन 12 है, हमें इसमें दिया है कि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। ठीक है, तब हमें इसमें सिद्ध करना है R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय A में तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें इसको स्वतुल्य, फिर सम्मित और फिर संक्रामक सिद्ध करना होगा। अब स्वतुल्यता के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए होता है दिए गए सेट A का, तो हमने एक एलिमेंट A ले लिया है दिए गए सेट A का, और A का A के साथ क्रमित युग्म रिलेशन R1 में बिलोंग्स कर जाएगा, तथा A का A के साथ क्रमित युग्म रिलेशन R2 में भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि R1 और R2 पहले से ही कहे गए हैं कि तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध है इस कारण हम कह सकते हैं कि R1 तथा R2 दोनों स्वतुल्य भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि R1 तथा R2 स्वतुल्य हैं। ओके, ये हो चुका। तथा अब AA बिलोंग्स टू R1 तथा AA बिलोंग्स टू R2 इम्प्लाइज दैट AA R1 में भी है, AA R2 में भी है, तो A का A के साथ क्रमित युग्म R1 इंटरसेक्शन R2 में भी बिलोंग्स कर जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। इसके बाद सममितता के लिए 2 एलिमेंट चाहिए A और B। ठीक है, जो किसके हैं? A के हैं। अब हम कह सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू R1 implies that BA बिलोंग्स टू R1। अगर AB जैसा क्रमित युग्म R1 में है तो BA जैसा क्रमित युग्म भी R1 में होगा, क्योंकि R1 सममित है, क्योंकि R1 और R2 दोनों तुल्यता संबंध हैं। तथा अगर AB जैसा क्रमित युग्म R2 में है, implies that BA जैसा क्रमित युग्म भी R2 में होगा, चूंकि R1 तथा R2 स्वतुल्य हैं। स्वतुल्य नहीं, सममित हैं। ओके, देखिए अब ये जो R1 और R2 वाले एलिमेंट हैं, R1 और R2 इनको इकट्ठा कर लेते हैं। अब AB बिलोंग्स टू R1 व AB बिलोंग्स टू R2 implies that
बी ए बिलोंग्स टू R1 तथा बी ए बिलोंग्स टू R2। ए बी R1 में भी है, ए बी R2 में भी है, तो ए बी R1 और R2 के इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, बी ए R1 में भी है, बी ए R2 में भी है, तो बी ए R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। देखो हमने ए बी लिया था R1 इंटरसेक्शन R2 में, और बदले में हमने दिखा दिया है कि बी ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो इसका मतलब हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है, इम्प्लाइज दैट R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है। अब संक्रामकता के लिए इसको सिद्ध करेंगे। संक्रामकता के लिए 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। हमने 3 एलिमेंट ए बी सी ले लिए हैं दिए गए सेट ए के, पहले 2 का और बाद के 2 का क्रमित युग्म हमने कह दिया है कि R1 में बिलोंग करता है। ठीक है, तथा ए बी और बी सी इनका क्रमित युग्म R2 में भी बिलोंग करता है। अगर ए बी और बी सी R1 में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि ए सी भी R1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ए सी भी R2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि R2 संक्रामक भी है, क्योंकि R2 तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब देखिए हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, क्योंकि ए बी और बी सी दोनों R1 में भी है, ए बी और बी सी दोनों R2 में भी है, तो ए बी तथा बी सी दोनों R1 इंटरसेक्शन R2 में होंगे, इम्प्लाइज दैट ए सी R1 में भी है, ए सी R2 में भी है, तो ए सी R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। अब इन दोनों का क्रमित युग्म भी R1 इंटरसेक्शन R2 में था, और साथ ही बीच में से B का रोल समाप्त होकर A और C का क्रमित युग्म भी R1 इंटरसेक्शन R2 में हो गया, इम्प्लाइज दैट R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक हो गया। यहाँ लिखेंगे चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। दोनों हैं सेम, दोनों की परिभाषाएं केवल चिन्ह के द्वारा अलग अलग की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि का चिन्ह लगा दिया गया है, और क्वेश्चन 14 में यदि और केवल यदि लिख दिया गया है। क्वेश्चन 13 2024 के 324 EY सेट में 5 अंक का पूछा गया है, जबकि क्वेश्चन 14 2024 के 324 EZ सेट में 2 अंक का पूछा गया है। अब इसको करने का बड़ा आसान तरीका होता है, हमें इसे तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं किस प्रकार से ये तुल्यता संबंध सिद्ध होगा। हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हमें क्या सेट दिया गया है। क्वेश्चन 13 एंड 14 दोनों एक ही तरीके से किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया समुच्चय क्या है? दिया गया समुच्चय है n क्रॉस n। n क्रॉस n का मतलब है कि क्रमित युग्म यहाँ अवयवों के रूप में हमें लेने हैं, तो क्रमित युग्मों को अवयवों के रूप में लिया जाएगा। और संबंध हमें दिया गया है A B
रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल्स टू बी सी है, ए डी इक्वल्स टू बी सी है। तो हमें इसे एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। सबसे पहले बात आती है इसकी स्वतुल्यता की। स्वतुल्यता के लिए हमें एक अवयव लेना होता है दिए गए समुच्चय का, और हमें जो समुच्चय दिया गया है वो है n क्रॉस n। तो n क्रॉस n में क्रमित युग्म जैसे अवयव होंगे, तो मैंने यहाँ एक अवयव ले लिया है ए बी n क्रॉस n का, ठीक है। अब ए बी का रिलेशन ए बी के साथ ही वेरीफाई कराओ, यानी ए बी रिलेटेड टू ए बी के लिए ये परिभाषा जो दी गई है ये फुलफिल हो जानी चाहिए। तो हमने देखा कि ए बी रिलेटेड टू ए बी के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो पहला और बाद वाला, पहला और बाद वाला बीच के दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक है। पहला और बाद वाला, देखिए यहाँ पर देखिए ए के साथ डी, तो यहाँ पर ए के साथ बी गुणा करा दिया, यहाँ बी के साथ सी, बी के साथ सी, बी के साथ ए, बी के साथ ए गुणा करा दिया। लेकिन ए बी और बी ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि गुणा जो होती है कर्म विनि में होती है। तो ए बी इक्वल्स टू ए बी भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि इस रिलेशन ने दिए गए संबंध की जो परिभाषा है उसको फुलफिल कर दिया है। तो हम कहेंगे कि आर स्वतुल्य है। अब जांच करते हैं इसकी सममितता की। सममितता, सममितता के लिए हमें कम से कम दो एलिमेंट चाहिए। तो हमने एक तो एलिमेंट ए बी ले लिया तथा दूसरा सी डी ले लिया, ये n क्रॉस n के हैं, तथा हमने पहले ही ये कह दिया कि ए बी रिलेटेड है सी डी के साथ। अगर ऐसा है तो परिभाषा का प्रयोग करते हुए हम लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू बी सी, या फिर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इस बी सी को पहले ए डी को बाद में, बात तो एक ही रहेगी। या फिर ऐसे लिख दो कि इस सी बी को उलट कर लिख दो, क्रम बदल कर, और इसको डी ए लिख दो, ठीक है। अब देखो पहला बाद का गुणा होता है। यहाँ पहला बाद के का मतलब है कि यहाँ सी और डी आएगा, सी और डी रिलेटेड टू ए और बी हो जाएगा, ठीक है। सी डी रिलेटेड टू ए बी हो जाएगा। देखो यहाँ पहला बाद का दोनों बीच के गुणा में हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये सममित तो हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट आर सममित है। संक्रामक है कि नहीं है ये भी चेक करते हैं। संक्रामकता, इसके लिए हमें तीन एलिमेंट चाहिए होंगे। ए बी ले लिया हमने, बी सी ले लिया, तथा ए बी नहीं बी सी नहीं सी डी लेना है, और सी डी के बाद ई एफ ले लिया हमने। ये बिलोंग्स करते हैं भैया, किस में बिलोंग्स करते हैं, दिए गए रिलेशन आर में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं, ये बिलोंग्स करते हैं एन क्रॉस एन में, एन क्रॉस एन में। और हमने इनके क्रमित युग्म बना दिए कि ए बी रिलेटेड है सी डी के साथ, तथा सी डी रिलेटेड है ई एफ के साथ। अब अगर हम ये दिखा पाए कि ए बी रिलेटेड है ई एफ के साथ, तो हम कह देंगे कि ये संक्रामक है, और इसको हम तुल्यता लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन का प्रयोग करें तो ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा कि नहीं होगा, तथा इसकी डेफिनेशन का प्रयोग करें तो सी एफ इक्वल्स टू डी ई होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा ना, ठीक है। या फिर हम इस समीकरण को बदलकर लिख दें, डी ई इक्वल्स टू सी एफ लिख दें। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड,
इक्वेशन फर्स्ट के LHS के नीचे इक्वेशन सेकंड का LHS लिख दो। इक्वेशन फर्स्ट के RHS के नीचे इक्वेशन सेकंड का RHS लिख दो। D से D कैंसिल, C से C कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो AF इक्वल्स टू BE आएगा, BE। और हम यहाँ कह सकते हैं कि AB रिलेटेड है EF के साथ। कैसे कह दिया हमने? पहला बाद का गुणा में है, बीच वाले आपस में गुणा में है। जब ऐसा कह सकते हैं तो हम कहेंगे इम्प्लाइज दैट R यहाँ पर संक्रामक है। लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। और यही हमें इसमें प्रूव करना था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में 1, 2 तथा 2, 1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। देखिए समझाता हूँ कि इसमें कहा क्या गया है। हमारे पास समुच्चय है 1, 2, 3, दूसरा समुच्चय भी 1, 2, 3 जैसा ही है। 1, 2 के साथ रिलेटेड है, 2, 1 के साथ। ये बात कही गई है 1, 2 और 2, 1 अंतर्विष्ट है। ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि तुल्यता संबंधों की संख्या 2 सिद्ध करनी है। सबसे पहले एक R1 संबंध बनाता हूँ। चूंकि ये तुल्यता है इसलिए ये स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य होने के लिए इसमें हमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 रखना होगा। चूंकि ये कह रहा है कि 1, 2 और 2, 1 अंतर्विष्ट होने चाहिए, यानी शामिल जरूर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें 1, 2 और 2, 1 तो लेना ही लेना है। 1, 2 और 2, 1 लेना ही लेना है। ठीक है। तो अब अगर हम देखें 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 1 भी होना चाहिए, क्योंकि स्वतुल्य तो यहाँ से सिद्ध हो गया, सम्मित यहाँ से सिद्ध हो गया कि 1, 2 है, 2, 1 भी है। संक्रामकता के लिए ऐसे देख लो कि 1, 2 है, 2, 1 है, बीच में से 2 हटा दो तो 1, 1 रह जाएगा। 1, 1 तो यहाँ है ना, ये रहा। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। एक तो R1 हमारे पास ये बन गया है। ठीक है। दूसरा हम यहाँ क्या बना सकते हैं? दूसरा हम यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है। 1, 2 तो अवश्य लेना ही लेना है, 2, 1 भी लेना ही लेना है। बाकी इसमें एक हम 2, 3 ले लेते हैं, 2, 3। ठीक है। तो हमने इसमें 2, 3 लिया तो 3, 2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमें सम्मित रखना है। ओके। संक्रामक भी बनाना होगा इसे। जैसे इसमें देखो 2, 3 है और साथ में 3, 2 है, तो 2, 2 तो इसमें आ ही गया है। इसमें एक हम यहाँ पर 3, 1 भी लेते हैं। 3, 1 देखो, जैसे यहाँ पर 2, 3 है और 3, 1 है, तो 2, 1 भी होना चाहिए। 2, 1 है ना हमारे पास, ये रहा यहाँ पर। ठीक है। तो ये इतने एलिमेंट लेने के बाद इसके बाद हम इसमें कोई अन्य एलिमेंट नहीं रख सकते, तो इसको यहीं पर क्लोज कर देते हैं। ओके। 1, 3 ले सकते हैं क्या? देखिए ज़रा, 1, 3 और 3, 1 भी आ जाएगा। 1, 3, 3, 2 1, 2 भी आ जाएगा। ठीक है। एक 1, 3 भी इसमें लेना है। अब हम देखेंगे कि इन दो रिलेशन के अलावा कोई और रिलेशन ऐसा नहीं बन सकता जो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो। तो हम यहाँ पर कहेंगे अतः तुल्यता संबंधों की
कुल संख्या बराबर 2 है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो क्लास में ये थे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में हुई परीक्षा, जो माह फरवरी और मार्च में ख़त्म हुई थी, उसमें ली गई बोर्ड परीक्षा के पूछे गए क्वेश्चंस थे। सभी 7 सेट्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे चैप्टर नंबर 1 से, मैंने आपको सभी 1 बाय 1 करके बताए हैं। अब आपसे इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चैप्टर 1 से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट वीडियो था। आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके और रह रहे हैं, जिसमें मैं 5-5 नंबर के और 8-8 नंबर के क्वेश्चन तक में जो दिए जाते हैं वो आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपको चैनल पर मिल जाएगा, जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के माध्यम से आप क्लास 12th के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।